फ्रेंड्स, वेलकम टू उपलब्धि। और आज हम ये समझेंगे कि क्वेश्चंस को CSI नेट के क्वेश्चंस को कैसे रीड करना है और सॉल्व करना है। ओके, चलो इसके बारे में बात करते हैं। तो किसी भी क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना। सबसे पहले कि पेपर देख के घबराना नहीं है। सो जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ, ठीक है। गहरी सांस लो और शांति से बैठो, ठीक है। क्योंकि जितना पैनिक होगे उतना ज़्यादा पेपर समझ में नहीं आएगा। तो टेक अ डीप ब्रेथ एंड देन रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली। अगर आपको क्वेश्चन इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन टेक हेल्प ऑफ हिंदी, और हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन टेक हेल्प ऑफ इंग्लिश, ठीक है। मतलब आप दोनों लैंग्वेज का बहुत अच्छे से यूज़ करो। देन क्वेश्चन को कंप्लीट करो। इसका मतलब कि आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के आंसर नहीं निकाल सकते। समटाइम्स अगर आप ऑप्शंस पढ़ेंगे तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो जैसे आपने ऑप्शंस पढ़ा और आपको समझ में आएगा कि अरे हाँ, इसके हिसाब से यही ऑप्शन सही लग रहा है, राइट। अगर एक भी हिंट आपको है तो आप उससे आंसर निकाल सकते हो। देन स्क्रीन द क्वेश्चन। जब आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे तो आप स्क्रीन कर पाओगे। अदरवाइज क्या होगा, आप सारे क्वेश्चंस बोलोगे अरे ये मुझे नहीं आता, ये मुझे नहीं आता है। देन यू स्किप एवरी क्वेश्चन। देन राइट एंड सॉल्व। कोशिश करो कि आप क्वेश्चन को लिख के सॉल्व करो। लिखने का मतलब ये नहीं कि पूरा क्वेश्चन लिखने बैठ गए। इसका मतलब ये है कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्वेश्चन में है और उसके बिहाफ पे क्या पूछा गया है ना। ये जैसे आप ध्यान दोगे तो आपको क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा एंड आपका टाइम भी कम लगेगा। देन डू नॉट ईगो अटेम्प्ट, प्लीज डू नॉट अटेम्प्ट, क्योंकि ये आपका ईगो का एग्जाम नहीं है, ये आपके क्वालिफिकेशन का एग्जाम है। आपको क्वालिफाई करना है। आपको ये प्रूव नहीं करना है कि जो मैंने पढ़ा है उसी से मुझे क्वेश्चन बनना चाहिए और वो अभी बनना चाहिए। समटाइम्स वो नहीं बनता है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस ढूंढो जिसके आंसर्स आपको क्वेश्चन में ही मिलेंगे, जिसके बारे में हम बात करेंगे। देन डू नॉट इग्नोर लार्ज क्वेश्चंस। दूसरा क्लियर, छोटा क्वेश्चन है तो आसान होगा और बड़ा क्वेश्चन है तो नहीं बन रहा बाबा, टफ होगा, ठीक है। हम ऐसे करके ढेर सारे क्वेश्चन छोड़ देते हैं और फिर उसको समझते भी नहीं है ना। एंड नेक्स्ट थिंग, क्लॉक इज टिकिंग। ऑब्वियसली आपकी घड़ी चल रही है तो आपके बिगेस्ट फियर कौन लॉक करते हैं? व्हाट इज योर बिगेस्ट फियर? योर बिगेस्ट फियर इज लार्ज क्वेश्चन, जिसको देखते से ही आप भागने लगते हो, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी भागना नहीं है, आपको वापस आना है। तो हम ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं जिसको हम अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो, तो हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि सारे आंसर्स क्वेश्चन में है ना, ठीक। सारे आंसर्स किसमें है? आपके क्वेश्चन में है। तो देखो क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल पाथवे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ लाइसोसोमल हाइड्रोलेज फ्रॉम द ट्रांसगोल्गी नेटवर्क टू द लेट एंडोसोम। अब क्या क्या बोला है उस क्वेश्चन में वो देखो, है ना। देखो क्या क्या बोला है आपको। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन में बोला है कि ट्रांसपोर्टेशन का पाथवे, ठीक है, कहाँ से होना है, किसका होना है, तो लाइसोसोमल हाइड्रोलेज का होना है। तो मैं क्या करूँ इसके लिए, तो मैं बोलूँगी ट्रांसपोर्टेशन। मैंने फटाफट से लिखना चालू कर दिया, ठीक है। आपने बोला ट्रांसपोर्टेशन, कहाँ से किसका ट्रांसपोर्टेशन करना है? आपको करना है लाइसोसोमल हाइड्रोलेज का, ओके। कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट होगा? इन्होंने बोला है कि अगर आप ट्रांसगोल्गी से कहाँ ट्रांसपोर्टेशन होगा इसका? इन्होंने ट्रांसगोल्गी नेटवर्क, जिसका पीएच कितना है? 6.6। मैंने लिख दिया पीएच इसका 6.6 टू द लेट एंडोसोम, ठीक है। कहाँ जाएगा? ये जाएगा आपका लेट एंडोसोम में। ये हो गया आपका लेट एंडोसोम। अब इसका पीएच कितना दिया हुआ है? इसका पीएच दिया है आपका 6, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन होना है लाइसोसोमल हाइड्रोलेज का, ठीक है। कहाँ से होगा उसका ट्रांसपोर्टेशन? ट्रांसगोल्गी टू लेट एंडोसोम। दोनों के पीएच डिफरेंस भी इसी में दिए हुए। एवरीथिंग इज इन अ क्वेश्चन, मैं कुछ नहीं बता रही हूँ, ठीक है। एंड द रिसाइक्लिंग ऑफ मैनो-6-फॉस्फेट रिसेप्टर। अब क्या होना है कि ट्रांसगोल्गी से कुछ रिसेप्टर है जो जाएंगे इसके पास में, अलॉन्ग विद दी लाइसोसोमल हाइड्रोलेज कुछ रिसेप्टर्स हैं। कौन से रिसेप्टर्स हैं? मैनो-6-फॉस्फेट के रिसेप्टर। साथ में क्या जाएगा? मैनो-6-फॉस्फेट का रिसेप्टर जाएगा, ठीक है। इस रिसेप्टर, ये रिसेप्टर गया। अब इसी रिसेप्टर का क्या होना है? रिसाइक्लिंग होना है। मतलब वापस उसको कहाँ आना पड़ेगा? गोल्गी में आना पड़ेगा। रिसाइक्लिंग बोलिए ना, बैक टू दी गोल्गी। रिसेप्टर बैक टू दी गोल्गी,
ठीक है, इतना बोल दिया। अब बोला है डिपेंड्स ऑन दी पीएच डिफरेंस, किस पे डिपेंड करता है? पीएच डिफरेंस बिटवीन दोज टू कंपार्टमेंट्स। जो रिसाइकलिंग है वो किस पे डिपेंड कर रही है? पीएच डिफरेंस पे, है ना, यही क्वेश्चन में। तो आपने फटाफट से लिखा कि ट्रांस गोल्गी का पीएच इतना है, लेट एंडोसोम का पीएच इतना है, दोनों में पीएच डिफरेंस है 0.6 का। तो ये जो रिसेप्टर गोल्गी से आया है लेट एंडोसोम में वो रिसाइकल हो जाएगा इफ देयर इज अ पीएच डिफरेंस होगा तो, ठीक है। फ्रॉम व्हाट यू नो अबाउट मैनो 6 फॉस्फेट रिसेप्टर बाइंडिंग एंड रिसाइक्लिंग, अभी तक जितना आपको पता चला, द पाथवे ऑफ डिलीवरी ऑफ मटेरियल टू लाइसोसोम, ठीक है, predict what would happen if the pH in the late endosome was raised to 6.6। अब उन्होंने बोला कि ये तो क्वेश्चन है ना, अब क्वेश्चन में उन्होंने बोला कि गोल्गी का पीएच भी कितना हो जाए, गोल्गी का पीएच कितना है 6.6, और लेट एंडोसोम का पीएच भी कितना हो जाएगा? लेट एंडोसोम का पीएच भी उन्होंने कितना बोला है? लेट एंडोसोम का पीएच भी उन्होंने बोल दिया 6.6, ठीक है। गोल्गी से सब कुछ ट्रांसपोर्ट हो गया, ये मैनो 6 फॉस्फेट भी चला गया, ठीक है, रिसेप्टर। अब उन्होंने बोला है अब क्या होगा अगर दोनों के पीएच सेम हो गए तो क्या होगा? ऑप्शन पढ़े, मैनो 6 फॉस्फेट विल बाइंड टू हाइड्रोलेज बट विल नॉट रिलीज द हाइड्रोलेज इन द लेट एंडोसोम, ठीक है। इन्होंने बोला कि मैनो 6 फॉस्फेट बाइंड करेगा, रिलीज करेगा, रिलीज नहीं कर पाएगा पर, है ना, पर क्वेश्चन में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि मैनो 6 फॉस्फेट रिलीज तब करेगा जब बाइंडिंग होगी, ऐसा, ठीक है। और भी चीजें और भी ऑप्शंस पढ़ते हैं। मैनो 6 फॉस्फेट बाइंड टू हाइड्रोलेज विल रिलीज द हाइड्रोलेज, रिलीज भी कर देगा इन द लेट एंडोसोम, ठीक है, इसमें बोला कि बाइंड भी करेगा और रिलीज भी कर देगा। नेक्स्ट ऑप्शन है एट हायर एंडोसोमल पीएच द रिसेप्टर वुड नॉट रिलीज द हाइड्रोलेज, ये तो आधी स्टोरी हुई, एंड कुड नॉट बी रिसाइकल बैक टू दी ट्रांस गोल्गी, ठीक है। अभी क्या बात रही थी कि पीएच डिफरेंस होगा तो रिसेप्टर की रिसाइकलिंग हो जाएगी, है ना। अब उन्होंने क्या बोला है कि गोल्गी से जब गया रिसेप्टर के साथ में तो दोनों का पीएच क्योंकि सेम है तो क्या होगा? रिसाइकलिंग तो होगी ही। तो पहले और सेकंड ऑप्शन में उन्होंने रिसाइकलिंग की बात ही नहीं करी, जबकि इस ऑप्शन में उन्होंने क्या बोला है कि एक तो रिलीज भी नहीं करेगा और रिसाइकल भी नहीं होगा। तो ये इस क्वेश्चन से अकॉर्डिंग डिटेल्स के अकॉर्डिंग मैच कर रहा है ना। लास्ट ऑप्शन है मैनो 6 फॉस्फेट विल बी डिग्रेडेड एट हायर पीएच, ऐसा तो है नहीं क्योंकि अगर वो डिग्रेड हो गया होता तो यहाँ भी 6.6 है, राइट। तो राइट ऑप्शन क्या हुआ आपका? दिस। तो देखो इसमें आपको कुछ भी नहीं पता है बट सिर्फ सारा आंसर कहाँ है आपके क्वेश्चन में, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आप नेक्स्ट लेंथी क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हो। ये बहुत इजी है ना। हम ग्राफ वाले क्वेश्चंस को ना कई बार ये सोच के छोड़ देते हैं, हम ग्राफ वाले क्वेश्चंस को कई बार ये सोच के छोड़ देते हैं कि अरे जाने दो, नहीं होगा, इतना लंबा दिख रहा है, इतना बड़ा दिख रहा है। पर ये क्वेश्चन ना बहुत एडवांटेज होते हैं। एडवांटेजेस क्यों होते हैं? क्योंकि ना डेटा आपको ग्राफ में दिखा हुआ होता है। समझे इसको फटाफट से, है ना। इसमें है राइबोसोम प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ बैक्टीरियम। अब किस चीज की प्रिपरेशन करी है इन्होंने यहाँ पे? राइबोसोम की, ठीक है। वर फ्रैक्शनेटेड बाय सुक्रोज डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। आपने फ्रैक्शनेशन करा, किसके थ्रू करा? डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू फ्रैक्शनेशन करा। जो किस में दिख रहा है आपको? पैनल 1 में, है ना। ये है आपका पैनल 1, मतलब ये ग्राफ 1। तो जब आपने फ्रैक्शनेशन करा तो आपको 3 तरह के फ्रैक्शंस मिले। एक मिला आपको 30s, ठीक है, एक मिला आपको 50s और एक मिला आपको 70s। और तीनों की ही कॉन्सेंट्रेशन देखोगे तो 30 सबसे कम है, 50 ज़्यादा है और 70 और ज़्यादा है, मतलब कंप्लीट राइबोसोम का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा मिला, ओके। अब टू सेपरेट 30, 50 and 70s population, when the ribosome preparation was incubated individually with either elongation factor और newly identified protein X और GTP, ठीक है। तीनों के साथ जब इनको इंडिपेंडेंटली इंक्यूबेट करा तो द प्रोफाइल रिमेन अनचेंज, मतलब इस प्रोफाइल में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। आप उन्होंने बोला कि जब आपने क्या करा, आप ये जो भी फ्रैक्शन मिला है आपने इस सेम फ्रैक्शन को, मतलब पैनल 1 को, ठीक है, कंसीडर पैनल 1, और उन्होंने पैनल 1 को आपने इंडिपेंडेंटली, ठीक है, एक बार इलॉन्गेशन फैक्टर के साथ में, एक बार प्रोटीन एक्स के साथ में और एक बार आपने जीटीपी के साथ में इंडिपेंडेंटली जब करा तो इसमें कोई चेंजेस आए क्या? नहीं आए, कोई भी चेंजेस नहीं आए। पैनल 1 के कंपैरिजन में कोई चेंजेस नहीं आए, ठीक है। पहला एक्सपेरिमेंट इन्होंने ये लगाया। सेकंड, आगे क्या करा इन्होंने? अब देखो, लाइकवाइज
नो चेंजेस वर सीन इन द प्रोफाइल व्हेन द राइबोसोमल प्रिपरेशन वाज इंक्यूबेटेड विद। अब सेकंड में क्या करा उन्होंने, सेम चीज, पर इस बार ना दोनों के कॉम्बिनेशन दिए, इलॉन्गेशन फैक्टर G प्लस जीटीपी, इलॉन्गेशन फैक्टर G प्लस जीटीपी और प्रोटीन X प्लस जीटीपी, ठीक है। और क्या लिया, प्रोटीन X प्लस जीटीपी। इसमें भी कोई चेंजेस आए क्या, नहीं आए। इसका मतलब ये इंडिपेंडेंटली कुछ कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं, है ना। मतलब इलॉन्गेशन फैक्टर अकेला कुछ नहीं कर रहा है, प्रोटीन X अकेला कुछ नहीं कर रहा है, जीटीपी भी अकेला कुछ नहीं कर रहा है। और अगर इनकी कॉम्बिनेशंस बना दो तो भी कुछ नहीं हो रहा, मतलब इलॉन्गेशन फैक्टर के साथ जीटीपी मिला दिया तो भी प्रोफाइल में कोई चेंज आया क्या, नहीं आया। इसका मतलब ये राइबोसोम के असेंबली में डिसअसेंबली में कुछ अभी रोल प्ले कर रहे हैं क्या, नहीं, मतलब जैसा था वैसा के वैसे ही। पर हाउएवर when the ribosomal preparation was incubated with protein X, G, elongation factor G and GTP, अब तीनों के साथ जब इंक्यूबेट करा, है ना, थर्ड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या करा, तीनों डाल दिए, बोला अरे कुछ नहीं हो रहा, चलो तीनों डाल देते हैं, ठीक है। तो इन्होंने डाला elongation factor प्लस प्रोटीन X प्लस GTP, जब तीनों डाल दिया, इट रिजल्ट इन चेंज ऑफ द प्रोफाइल। अब क्या दिखा प्रोफाइल में, चेंज दिखा, मतलब तीनों जब साथ में होंगे तो काम करेंगे। आपको एक चीज तो यहाँ से पता चल गई। अब प्रोफाइल में चेंज आया, क्या आया, इट शोज डिक्रीज ऑफ 70sp एरिया एंड इंक्रीज इन द पीक एरिया ऑफ 30-50, ये दिखा है पैनल 2, मतलब जो चेंजेस आए वो पैनल 2 में। तो 1 और 2 को कंपैरिजन करोगे अगर आप ध्यान से देखो तो देखो 70s कम हो गया, मतलब पूरा राइबोसोम कम हो गया ना। तो क्या बढ़ा, तो बढ़ा आपका सब यूनिट्स 30-50 बढ़ गए, देखो 30 और 50 बढ़ गए, मतलब कंप्लीट राइबोसोम था और वो टूटा होगा तभी तो 50 और 30 बढ़ रहे हैं, मतलब डिसोसिएशन हुआ होगा ना यहाँ पे। इसका मतलब जब तीनों असेंबल हो रहे हैं तो क्या हो रहा है, राइबोसोम का डिसोसिएशन, है ना, क्योंकि कंप्लीट कम हो गया और मतलब आपकी यूनिट सब यूनिट्स बढ़ गए। तो अगर अपन इस ऑप्शन से देखें, अब चूज द ऑप्शन दैट डिफाइन अ करेक्ट कंक्लूजन फ्रॉम दी ऑब्जर्वेशन से आपको क्या दिख रहा है, सिंपल ये दिख रहा है, मतलब बिना ऑप्शन देखे भी, कि जब आपने इंडिपेंडेंटली डाला तो कुछ नहीं हुआ और जब आपने तीनों को साथ में डाल दिया तो डिसअसेंबली, मतलब राइबोसोम की क्या हो रही है, डिसअसेंबली हो रही है ना। ऑप्शन देखो, प्रोटीन X इज एन एंटी एसोसिएशन फैक्टर, इसका मतलब जुड़ने नहीं देगा, पहली चीज तो ये। तो अगर यहाँ से देखोगे तो ऑलरेडी एसोसिएशन में था, मैक्सिमम नंबर तो एसोसिएशन में ही था ना आपका। फिर विच फंक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ EF, G एंड GTP, है ना, पहली चीज ये है। दूसरा आया X इज अ डिसोसिएशन फैक्टर, डिसोसिएशन फैक्टर है, क्यों है डिसोसिएशन फैक्टर, क्योंकि 70s ऑलरेडी असेंबल था, उसको वो तोड़ रहा है। एंटी एसोसिएशन का मतलब है टूटे हुए को जुड़ने नहीं देगा, है ना, ऐसा नहीं कर रहा है। आपका 70s कम हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब वो क्या कर रहा है यहाँ पे, डिसोसिएट। पर अकेला कर सकता है क्या, नहीं। तो क्या बोला, फैक्टर विच फंक्शन इन प्रेजेंस ऑफ elongation factor G and GTP, तो अभी तक ये आपका मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है। अब देखो प्रोटीन X बाइंड्स GTP, ऐसा है क्या, अगर ऐसा होता तो देखो यहाँ पे काम करना चाहिए था, जब आपने प्रोटीन X और GTP डाला था तब उसको काम करना चाहिए था, पर नहीं करा ना, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। elongation factor G is known to bind GTP, है ना। अगर ये भी ऐसा होता तो जब यहाँ पे आपने इंडिपेंडेंटली डाला था तो यहाँ भी चेंजेस आने थे, पर नहीं आया ना। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोटीन X इज अ डिसोसिएशन फैक्टर जो इन दोनों के प्रेजेंस में काम करेगा। तो क्या आंसर हुआ आपका, आंसर हुआ आपका बी, समझ गए, है ना। तो देखो लेंथी क्वेश्चंस, जो ग्राफ वाले क्वेश्चंस है, लेंथी क्वेश्चंस है ना, वो आपको क्या देते हैं, वो आपको डेटा देते हैं, है ना। सारा डेटा कहाँ देते हैं, आपको क्वेश्चन में देते हैं, और हम वही सॉल्व नहीं करते हैं, बस ये सोच के कि अरे टाइम वेस्ट होगा, अरे ऐसा होगा, और हम वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं जो हमने अपने ईगो पे ले लिए, अरे मैंने आज पढ़ाई यही करूँगा। तो इससे क्या पता चला कि अगर सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगी आपको मिलेगी विक्ट्री, है ना। तो अगर ये विक्ट्री चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही, हम और भी ऐसे वीडियोस डालते रहेंगे, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें, एंड हम ऑल्सो बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं और कर चुके हैं। आप हमारा ऐप डाउनलोड करके कोर्सेज को देख सकते हैं। CSI नेट का क्रैश कोर्स भी चालू है, टेस्ट सीरीज भी चालू है, फूड सेफ्टी ऑफिसर की बैचेस भी हैं, है ना। आप ये सब चीज़ें ऐप पे जाके देख सकते हैं, और कंटेंट के लिए हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आप और किस टॉपिक पे कंटेंट चाहते हैं। थैंक यू सो मच।